हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है स्टिच, टांका क्या होता है। आज हम टांके की बात करेंगे और आज हम जो हैं आपके स्थायी और अस्थायी टांकों को भी देखेंगे। टेम्परेरी एंड परमानेंट स्टिच की बात भी करेंगे। स्पेशली आज हम हाथ से लगने वाले टांके जो होते हैं आपके, वो दो प्रकार के होते हैं। आप हाथ की सिलाई के टांके आपने पढ़े होंगे, जिसमें आप टेम्परेरी स्टिच पढ़ेंगे और परमानेंट स्टिच आप पढ़ेंगे। कुछ टांके हम कच्ची सिलाई जिसे बोलते हैं, जो कि आप थोड़ी बहुत टाइम के लिए लगाते हैं, और कुछ परमानेंट स्टिचेस होती हैं जो कि फैब्रिक के ऊपर लगी रहती हैं, हाथ से स्पेशली। तो आज ये जो क्लास है ये उसी के ऊपर रहेगी। स्टिच क्या होता है, स्टिच की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, यहाँ से DSSB में आपके क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा गया है। PGT में पूछा गया है, TGT में पूछा गया है। तो वो भी टॉपिक आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग लाइव चैट में मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। देखिए, इसमें आज हम हाथ से लगने वाली सिलाई की बात करेंगे, टांकों की बात करेंगे। इससे जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगा ना, उसमें मैं आपको मशीन से लगने वाले जो टांके होते हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें आपने क्लास 100, 200, 300 इस तरीके से अगर आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो, हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वो स्पेशली मशीन से लगते हैं, सिलाई मशीन से लगते हैं, वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल परमानेंट होते हैं। लेकिन आज हम हाथ से लगने वाले सिलाई टांकों की बात करेंगे, जो कि आपके परमानेंट एंड टेम्परेरी दोनों होते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अपैरल का ये क्लास नंबर 3 है, परिधान डिजाइनिंग का। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं, सिलाई मशीन पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टिच क्या होती है। स्टिच क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, जब आप 2 या 2 से अधिक कपड़ों का आपस में जोड़ते हैं, सिलाई करते हैं, तो आप टांके लगाते हैं, स्टिच करते हैं। ठीक है, स्टिच एक यूनिट है, एक लूप है सीम का। सीम मतलब आपने ये ऐसे लूप बनाया या आपने ऐसे टांका लगाया, ये स्टिच है। लेकिन जब आप कंटिन्यूसली ये काम करते चले गए, कंटिन्यूसली आप ये काम करते चले गए, तो ये सीम हो गई है ना। सीम और स्टिच में यही डिफरेंस होता है। सीम की बात भी हम करेंगे आपसे। तो सीम का एक यूनिट होता है, एक लूप होता है स्पेशली, जो आपके अगर हम स्टिच को डिफाइन करते हैं तो स्टिच इज़ अ यूनिट और लूप इन अ सीम विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 3 प्रिंसिपल। आप स्टिच को 3 मेथड से, 3 टेक्निक से या 3 प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसकी बात भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से आज हम बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। वो 3 टेक्निक कौन सी होती हैं जिससे हम सिलाई कर सकते हैं या टांका लगा सकते हैं। इंट्रा लूपिंग, इंटरलूपिंग एंड इंटरलेसिंग। कौन सी होती है, इंट्रा लूपिंग। यहाँ पर स्पेलिंग सही करेंगे सब, इंट्रा लूपिंग होती है। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये एक लूप फॉर्म हुआ है और इसी के अंदर से दूसरा लूप जो है या तीसरा लूप जो है वो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है। इंट्रा लूपिंग तब होती है जब स्टिच सिंगल थ्रेड से होती है। यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपके पास केवल एक ही धागा होता है और एक ही धागे में आप लूप बनाते चले जाते हैं, उसके अंदर से दूसरा लूप निकालते हैं। आपके एक ही थ्रेड की मदद से जो है लूप आउट करके, एक ही धागे की मदद से लूप बनाकर आप चलते चले आते हैं और स्टिच बनता चला जाएगा। इसे आप इंट्रा लूपिंग टेक्निक बोलते हैं। सबसे बड़ी बात इस टेक्निक की ये होती है कि इसमें सिंगल थ्रेड का यूज़ करते हैं और सिंगल थ्रेड जो है वो अपने ही बनाए लूप से निकलता चला जाता है। इसको आपने किया होगा चेन स्टिच में। चेन स्टिच इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है और सबने कभी ना कभी चेन स्टिच जरूर की होगी। आप एक लूप बनाते हैं, फिर उसके अंदर से इस तरीके से आप लूप बनाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर लेकिन आप लूप फॉर्म करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस टेक्निक को हम इंट्रा लूपिंग टेक्निक बोलते हैं। इंट्रा लूपिंग ये टेक्निक बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। ये आपके जो है ड्यूरेबिलिटी जो है वो आपके प्रोवाइड नहीं करती, मतलब मजबूती नहीं देती है, कपड़े को स्ट्रेंथ नहीं देती है। ठीक है, ड्यूरेबल नहीं होती है। दूसरी देखिए, दूसरी होती है इंटरलूपिंग। इंटरलूपिंग टेक्निक जो होती है, देखिए इसमें यहाँ पे क्लास लिखे हुए भी हैं, स्टिच 101, स्टिच 401, स्टिच 301। इसकी बात हम आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या बोलते हैं, सिलाई मशीन से लगने वाली स्टिच। क्योंकि आप जो स्टिच है, जो टांके हैं, वो हाथ से भी लगा सकते हैं, सिलाई मशीन से भी लगा सकते हैं, है ना। इंटरलूपिंग में क्या होता है, इंटरलूपिंग में 2 धागों का यूज़ करते हैं और ये 2 धागे जो हैं एक दूसरे में लूप बनाते हैं। दो
दो धागे एक दूसरे को लूप के साथ जोड़कर रखते हैं, ऐसी टेक्निक को इंटरलूपिंग कहते हैं। कैसे जुड़े हैं देखिए, एक लूप ये फॉर्म हुआ है और दूसरा लूप ये फॉर्म हुआ है, तो दोनों धागों ने आपस में एक दूसरे को लूप बना करके जोड़ा हुआ है, लूप यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं इंटरलूपिंग। इंटरलूपिंग मतलब जब आप दो धागों का यूज कर रहे हैं, और इंट्रालूपिंग जब सिंगल थ्रेड अपने ही लूप बना करके अपने ही लूप से बाहर निकल रहा है और दूसरा लूप बना रहा है, उसको हम इंट्रालूपिंग टेक्निक बोलते हैं, लूप बनाना, ठीक है। थर्ड टेक्निक होती है आपके इंटरलेसिंग। इस टेक्निक को इंटरलॉकिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके फैब्रिक को, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि सिलाई मशीन से आपके इंटरलेसिंग ही की जाती है, इंटरलॉकिंग ही की जाती है। इस तरीके की टेक्निक को भी करने के लिए आपके पास दो थ्रेड होना कंपलसरी होते हैं, दो धागे एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। ये लूप फॉर्म नहीं करते, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं। लॉक करने की वजह से क्या होता है, आपकी जो सिलाई होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। यहाँ पर कहीं पर भी लूप नहीं बन रहा है, लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, ये अपर थ्रेड है और ये लोअर थ्रेड है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जकड़ जाते हैं, लॉक कर लेते हैं, इसीलिए इसको इंटरलॉकिंग या इंटरलेसिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो आपकी टेक्निक है ये स्पेशली आपके जो है सिलाई मशीन में होती है। सिलाई मशीन से जो आप सिलाई करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपको। सबसे बड़ी बात, वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आपका जो भी कपड़ा सिला हुआ आप पहनते हैं वो आप सिलाई मशीन से सिला हुआ ही पहनते हैं, वो जल्दी फटता नहीं है। लेकिन आपके इंटरलूपिंग और इंट्रालूपिंग जो है ये आपके निटिंग वगैरह जो स्पेशली निटेड फैब्रिक जो होते हैं उसमें की जाती है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जब स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो इंटरलूपिंग टेक्निक से बने हुए होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरलेसिंग जो टेक्निक होती है ये आपके स्ट्रेच नहीं होती, आपकी सिलाई का जो कपड़ा है या आपने जो कुर्ता पहना है या टॉप पहना है वो आपकी फिटिंग का होता है। अगर ज़रा सा भी आप उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं तो सिलाई अपनी जगह से हट जाती है या फट सकता है कपड़ा आपका, है ना। तो इंटरलेसिंग टेक्निक जो है आपके बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, जबकि इंटरलूपिंग और इंट्रालूपिंग टेक्निक का यूज़ जो है वो आप निटेड फैब्रिक में करते हैं, स्ट्रेच में इसका यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्टिच 101, स्टिच 401, इसकी बात हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम सिलाई मशीन से लगने वाले टांकों की बात करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, ये आपके इंटरलेसिंग का ही एग्जाम्पल है। ये देखिए इंटरलेसिंग, जिसे आप इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं, सिलाई मशीन में कुछ इस तरीके से होता है। ये बॉबिन लगा हुआ है, बॉबिन से आपके लोअर थ्रेड की सप्लाई हो रही है, ये रेड कलर से कर देती हूँ मैं। और जो आपके सिलाई मशीन में ऊपर से आ रहा है, ये जो नीडल से आपको धागा आ रहा है, ये आपको ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये ग्रीन कलर का धागा है और नीचे से आपके ब्लू, तो ये इन्होंने लॉक कर लिया एक दूसरे को। यहाँ पर आप देखिए ये लॉक कर लिया है, ठीक है। लोअर थ्रेड और अपर थ्रेड ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, लॉक कर लिया। और लॉक करके ये क्या करते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल लॉक हो जाते हैं दोनों धागे। यहाँ पर कोई भी लूप एक दूसरे को नहीं पकड़ता है, जिस वजह से ये सिलाई बहुत ज़्यादा मजबूत सिलाई होती है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है। नीचे ये बॉबिन से धागा आता है, इसको लोअर थ्रेड सप्लाई बोलते हैं, और ऊपर आपके नीडल से धागा आता है सिलाई मशीन में, उसको अपर थ्रेड सप्लाई बोलते हैं। ये दो मैकेनिज्म है सिलाई मशीन में, और भी बहुत सारे मैकेनिज्म आपके यूज़ होते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे जब हम आगे और क्लासेस को करेंगे। समझ में आ गई इतनी चीज़। ये कौन सी टेक्निक दिखा रहे हैं, तो ये इंटरलेसिंग या इंटरलॉकिंग भी बोलते हैं, इस टेक्निक को ये दिखा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टिच की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टिच के गुण आप लिख लेंगे हिंदी में आराम से, स्टिच के गुण। ये क्वेश्चन DSSB में कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी हो सकता है पूछ लें आपसे, लेकिन TGT PGT दोनों में 2-3 बार ये क्वेश्चन आपके आ चुका है। इसको आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले भी किया है, आज फिर से करती हूँ। देखिए स्टिच की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं दैट रिलेट टू एस्थेटिक एंड परफॉर्मेंस आर साइज, टेंशन एंड कंसिस्टेंसी। स्टिच की ये 3 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली होती है साइज, फिर टेंशन, फिर कंसिस्टेंसी। टेंशन मतलब खिंचाव, ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता, एकता, जिसे आप बोलते हैं कि आपकी सिलाई में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। और साइज तो होता ही है सिलाई मशीन में, या सिलाई का आपके साइज तो होता ही है कि भाई इतनी साइज की हमें सिलाई करनी है, ओके। तो स्टिच की मेन 3 प्रॉपर्टी होती हैं, सिलाई या कह सकते हैं टांका के मेन 3 गुण होते हैं। साइज होता है, टेंशन होता है और कंसिस्टेंसी होता है। ये क्वेश्चन आपसे DSSB में एज इट इज पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है, स्टिच डज नॉट हैव, साइज भी लिखा था, टेंशन भी लिखा था, कंसिस्टेंसी भी लिखा था, और 4th ऑप्शन में लिखा था आपके डेप्थ। तो आंसर हो जाएगा डेप्थ, क्योंकि डेप्थ मेन प्रॉपर्टी नहीं है, डेप्थ साइज के अंदर आता है, ठीक है। सबसे पहले साइज को देखेंगे। साइज हैज़ 3 डायमेंशन,
डायमेंशन, साइज की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। डेप्थ जो है वो आपके साइज के अंदर आता है। कोई भी आप साइज बनाते हैं, कोई भी आप सिलाई करते हैं तो उसमें आप कुछ लेंथ रखते हैं, कुछ विड्थ रखते हैं, कुछ डेप्थ रखते हैं, ठीक है। ईच में अफेक्ट द एस्थेटिक, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ अ गारमेंट। और ये सब चीज़ें आपके जो है फैब्रिक की कॉस्ट को, फैब्रिक कितना ड्यूरेबल है, ये सब आपके बताते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरलेसिंग होगी तो वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। अगर वहीं पर इंटरलॉकिंग होगी या इंट्रालूपिंग होगी, सॉरी इंटरलॉकिंग नहीं, इंट्रालूपिंग या इंटरलूपिंग होगी तो वो फैब्रिक हमें पता है कि उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता है। आपका निटेड फैब्रिक है, एक भी लूप आपका फटता है तो सारा का सारा लूप निकलता चला जाता है, ये बात आपको पता है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरलेसिंग में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? तो साइज जो है आपकी मेन प्रॉपर्टीज में आता है, टेंशन मेन प्रॉपर्टीज में आता है, कंसिस्टेंसी मेन प्रॉपर्टी में आता है। और साइज की 3 डायमेंशन कौन कौन सी हैं जल्दी से बता दीजिए। आपको ट्रिक से याद भी कराया हुआ है, LWD, लर्निंग विद दिव्या से आप याद रखेंगे, लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। LWD जो है वो साइज की 3 डायमेंशंस हैं, साइज की मेन 3 डायमेंशंस है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टांके का गुण नहीं है, टांके में साइज भी होता है, टेंशन भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होता है, लेकिन डेप्थ होता है बट मेन गुण नहीं है। कुछ बच्चे तो कह रहे थे डेप्थ तो होती ही नहीं है मैडम, होती ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, होती है बट हाँ मेन गुण में नहीं होती, वो साइज के अंदर आ जाती है। साइज में आपके लेंथ भी है, विड्थ भी है एंड डेप्थ भी है। और ये तीनों चीज़ें आपको क्या देती हैं? एस्थेटिक, मतलब आपके कपड़े को पहनने में आपको सुंदर दिखता है ऐसा कपड़ा, आपको ड्यूरेबल मिलता है कपड़ा, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं आपके गारमेंट को, ठीक है। इसी से आपकी कॉस्ट भी डिसाइड होती है। आपकी जैसी टेक्निक यूज होगी वैसी आपकी कॉस्ट भी डिसाइड होती है फैब्रिक की, गारमेंट की। देखिए सेकंड आपके जो मेन आपके प्रॉपर्टी आती है वो आती है आपके टेंशन। टेंशन आपको पता ही है, खिंचाव जिसे आप बोलते हैं, धागे का तनाव बोल सकते हैं। टेंशन एंश्योर अ यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ थ्रेड एंड डिटरमाइन हाउ विल स्टिच conform to the standard formation. Tension is controlled by adjusting a screw that hold the pressure disc. आपको पता ही है आपकी सिलाई मशीन में टेंशन रेगुलेटर लगा होता है। धागे का तनाव, धागे का खिंचाव कम करने के लिए, बढ़ती करने के लिए, जैसा आपको चाहिए अपनी सिलाई के अनुसार वैसा आप उस पर रख सकते हैं। ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तब भी आपकी सिलाई में परेशानी होगी और अगर कम होगा तब भी आपकी सिलाई में परेशानी होगी। तो टेंशन ये इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्म सप्लाई हो आपके थ्रेड की, आपका जो धागा है वो अपर सप्लाई भी अच्छे से हो, लोअर सप्लाई भी अच्छे से हो और आपकी सिलाई जो हो वो अच्छे से हो सके। कहीं भी आपको ज़्यादा तनाव धागे पर ना झेलना पड़े, ना तो कम तनाव झेलना पड़े, ठीक है। इसके लिए आपके पास टेंशन रेगुलेटर लगा होता है। टू मच टेंशन कॉजेज द सीम पकर अनइवन स्टिच। अगर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी तो आपकी सीम जो है वो खराब हो सकती है, अनइवन आ सकती है। तो इवन लगाने के लिए और आपकी सीम यूनिफॉर्म लगे, अच्छी लगे, मतलब ड्यूरेबल हो, पक्की हो, इसके लिए आपका टेंशन रेगुलेटर होता है और अपने धागे में आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं जितनी जैसी आपको चाहिए। थर्ड जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी या आप बोल सकते हैं एकता, एक रूपता, ठीक है। स्टिच कंसिस्टेंसी इज द यूनिफॉर्मिटी विद विच ईच स्टिच इज फॉर्म्ड इन अ रो ऑफ स्टिच। ईच स्टिच शुड बी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस स्टिच। अब ऐसा नहीं है, आप ऐसा तो देखा होगा, आप कपड़ा पहनते हो, ऐसा तो नहीं ना कि कहीं पर कैसी स्टिच है तो कहीं पर कैसी स्टिच कर दी है, कहीं पर कैसी स्टिच कर दी है, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपके पूरे फैब्रिक में एक जैसी यूनिफॉर्म स्टिच होती है, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। वो एक सिलाई का गुण है। आपके फैब्रिक पे आप देखिए, आपकी सिलाई एक जैसी लगी होती है मशीन की, या हाथ से भी आप लगाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि एक जैसी सिलाई आए, है ना। ऐसा तो नहीं ना कहीं कैसी लग देते हैं। तो ये मेन गुण है सिलाई का कि भाई साइज में हो सिलाई आपके, उसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, डेप्थ भी हो। टेंशन आपका पूरा जैसा आपका धागा है उस हिसाब से आपके धागे का तनाव हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और यूनिफॉर्मिटी हो। आपकी सिलाई एक जैसी दिखाई दे, जैसी एक तरफ है वैसी दूसरी तरफ हो, ये नहीं एक तरफ कैसी एक तरफ कैसी, ऐसा तो नहीं होता है ना, हो ही नहीं सकता। तो ईच स्टिच शुड बी एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस स्टिच। जैसी पहले स्टिच लगाई है उसी तरीके से हम दूसरी साइड या दूसरी तरफ भी सेम स्टिच लगाते हैं। तो ये हो गए आपके सिलाई के गुण। तो आपने जाना स्टिच क्या है। स्टिच एक यूनिट है, एक लूप है आपके सीम का। स्टिच को हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं? स्टिच को हम 3 टेक्निक, 3 मेथड, 3 प्रिंसिपल से लगा सकते हैं। इंटरलूपिंग, इंट्रालूपिंग एंड इंटरलेसमेंट या इंटरलेसिंग, ठीक है, इंटरलॉकिंग, ठीक है। इंट्रालूपिंग में क्या था? सिंगल थ्रेड था, सेम थ्रेड अपने ही थ्रेड से लूप बना के आगे बढ़ रहा था। इंटरलूपिंग में आपने क्या देखा? इंटरलूपिंग में आपने देखा 2 थ्रेड हैं और 2 थ्रेड आपस में क्या बना रहे हैं? लूप बना रहे हैं। लेकिन इंटरलेसिंग में हमने क्या देखा? कहीं भी लूप नहीं बन रहा है, 2 थ्रेड हैं लेकिन दोनों थ्रेड एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं? लॉक कर ले रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा मजबूत आपके सिलाई है। सिलाई की अगर हम गुण की बात करें तो सिलाई के मेन 3 गुण होते हैं। साइज होती है, टेंशन होती है, कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी होती है। साइज़ की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ है, विड्थ है एंड डेप्थ है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपसे इस बार पूछ ले, है ना। और टेंशन क्या होता है? टेंशन आपको पता है, टेंशन रेगुलेटर से हम धागे का खिंचाव, तनाव कम बढ़ती कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमारी सिलाई में क्या होनी चाहिए? एक रूपता, एकता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे पहली सिलाई है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दूसरी सिलाई भी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स टाँकों की, कि कौन से टाँके आपके परमानेंट हैं या कौन से टाँके आपके टेम्परेरी हैं। तो हाथ से लगने वाली सिलाई के टाँकों में आपके 2 तरीके के टाँके आते हैं। पहले हैं अस्थायी टाँकों की बात करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी स्टिच। ठीक है, टेम्परेरी आप लिख लीजिए। टेम्परेरी स्टिच जो होती हैं जिन्हें आप कच्चा टाँका या अस्थायी टाँका के नाम से भी जाते हैं। कच्चा टाँका इसे बास्टिंग स्टिच बोलते हैं या इसको आप टैकिंग भी बोलते हैं। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टैकिंग भी बोलते हैं। एक सेकेंड में फिर से लिखती हूँ, टैकिंग, TACKING, या बास्टिंग बोलेंगे या टैकिंग बोलेंगे, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो सिलाई करते समय आपको अस्थायी टाँके, स्थायी टाँके आप हाथ से लगा सकते हैं। टेम्परेरी जो कि कपड़े को आपके टेम्परेरी होल्ड करके रखता है। ठीक है, अस्थायी टाँके कौन से होते हैं? टेम्परेरी स्टिच कौन सी होती है? जो कि आप कपड़े को टेम्परेरी होल्ड करने के लिए लगाते हैं। आपका कपड़ा अपनी जगह पर बना रहे, जिससे आपको पता है बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो बहुत स्लिपरी होते हैं, जैसे सिल्क का कपड़ा है ना, बहुत ज़्यादा आपके कहीं ना कहीं इधर उधर भागते रहते हैं। तो वो इधर उधर भागे ना, आपकी सिलाई एक जैसी आए, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आप वास्तविक सिलाई देने से पहले, परमानेंट स्टिच देने से पहले टेम्परेरी स्टिच दे करके, कच्ची सिलाई दे करके, या बोल सकते हैं अस्थायी टाँकों से आप उन कपड़ों को अपनी जगहों पर क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रॉपर सिलाई कर सके। क्योंकि कुछ कपड़े बहुत ज़्यादा चिकने, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं, उनसे सिलाई खराब हो सकती है अगर आप कच्चा टाँका नहीं लगाते हैं तो। ठीक है, तो कच्चा टाँका इसमें आपको हेल्प करता है। दूसरी चीज़, कच्चे टाँके को या अस्थायी टाँकों को हम बास्टिंग या टैकिंग के नाम से जानते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। बास्टिंग बोलेंगे आप या टैकिंग बोलेंगे, ईजिली आप इंग्लिश में इसको कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। कच्चा टाँका आपके कई प्रकार से लगाया जाता है स्टूडेंट। एक है आपकी इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग, डायगोनल बास्टिंग, एक होता है आपके स्लिप बास्टिंग और एक होता है आपके पिन बास्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इवन बास्टिंग की बात करेंगे। इवन बास्टिंग जिसे आप सम कच्चा टाँका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम कच्चा टाँका। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जो है डायग्राम में आप देख रहे हैं इवन बास्टिंग में, यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, सम कच्चा टाँका में ऊपर और नीचे के टाँकों की दूरी एक सी होती है। डिस्टेंस एंड स्टिच जो होती है, लेंथ जो होती है वो सेम होता है और डिस्टेंस भी टाँकों का बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसी सिलाई को हम क्या बोलते हैं? आपके इवन टैकिंग या इवन बास्टिंग या सम कच्चा टाँका बोलते हैं। जो भी ये जो जितने भी आपके फिसलने वाले रेशमी कपड़े हैं या कोई भी आपके स्लिपरी फैब्रिक है, उसको जोड़ने के लिए उत्तम रहता है आप कच्चा टाँका लगा करके उस फैब्रिक को जो है अपनी जगह पर होल्ड कर सकते हैं, और फिर आप जब परमानेंट स्टिच कर देंगे तब आप उसको निकाल दीजिए। पहली बात तो ये कब निकाली जाती है? जब आप परमानेंट स्टिच कर देते हैं तभी तो आप फैब्रिक पर से जो आपकी टेम्परेरी स्टिच है उसको निकाल देते हैं। टेम्परेरी स्टिच का काम क्या होता है या अस्थायी टाँकों का क्या काम है? मेन बस यही काम है कि आपके फैब्रिक को होल्ड करके रखते हैं इस जगह पे। ठीक है, पहले आपने देखी इवन बास्टिंग, इसको इवन टैकिंग भी बोल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, इवन टैकिंग। ठीक है, सम कच्चा टाँका। दूसरी होती है आपके अनइवन बास्टिंग, असम कच्चा टाँका। ये बहुत जल्दी से होने वाली सिलाई का टाँका है। इसमें कई बार सुई में आप एक ही टाइम पर कई टाँके ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर का टाँका लंबा हो सकता है, मतलब स्टिच की लेंथ सेम नहीं होती है। स्टिच की लेंथ आपके सेम नहीं होती है, कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी हो सकती है, स्टिच की लेंथ आपकी सेम नहीं होती है। ऐसी आपकी टेक्निक को अनइवन बास्टिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनइवन बास्टिंग। इसको बोलते हैं असम कच्चा टाँका। तो हमने सबसे पहले देखी जो अस्थायी टाँके हैं वो कौन से बोले जाते हैं? बास्टिंग बोले जाते हैं। अस्थायी टाँकों को आपके कच्चा टाँका, बास्टिंग या टैकिंग बोला जाता है। बास्टिंग कई टेक्निक से कर सकते हैं हम, जैसे इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग। ठीक है, थर्ड आप देखेंगे डायगोनल बास्टिंग। डायगोनल बास्टिंग को स्टूडेंट आपके जो है टेलर बास्टिंग भी बोला जाता है। टेलर बास्टिंग, क्यों इसको टेलर बास्टिंग बोला जाता है? क्योंकि स्पेशली टेलर्स इसका यूज़ करते हैं। टेलर टैकिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, टेलर बास्टिंग भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों? अब देखिए, इसमें आपके डायगोनली जो है कपड़ों को होल्ड किया गया है, डायगोनली ऐसे टाँके लगाए गए हैं ताकि
एक से ज़्यादा कपड़े, ठीक है, जब बहुत सारे कपड़ों को आपस में क्या करना होता है, प्लेस करना होता है, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स को आपको जो है आपस में होल्ड करके रखना होता है, तो ऐसे यहाँ पर जो है टेलर्स आपके क्या करते हैं, डायगोनल बास्टिंग लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो नहीं होता है, जेंट्स का कोट वगैरह बनता है तो आपने देखा होगा पहले पूरी कच्ची सिलाई लगी होती है, फिर वो पहना के देखते हैं लड़कों को या जो भी जिनका भी है, अगर फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो तुरंत मेजरमेंट ले लेते हैं और फिर जो है उसको पक्की सिलाई करते हैं। हमेशा कोई भी कोट वगैरह आप सिलवाने जाओ पहले उसको वो कच्ची सिलाई से ही बनाते हैं, फिर पूरा पहना के देखते हैं और उसके बाद जो है उसके ऊपर पक्की सिलाई करते हैं। तो टेलर्स मोस्टली जो है वो डायगोनल बास्टिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि डायगोनल बास्टिंग से क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स को, मल्टीपल लेयर्स मतलब बहुत सारे लेयर्स को, बहुत सारे कपड़ों को आप एक साथ जल्दी से आसानी से जोड़ सकते हैं, अपनी जगह पर क्या कर सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। जब बहुत सारे फैब्रिक को आपस में होल्ड करके रखना है, मल्टीपल लेयर्स को होल्ड करके रखना है, तब वहां पर आपके डायगोनल बास्टिंग या फिर टेलर बास्टिंग, डायगोनल टैकिंग या टेलर टैकिंग का आपके यूज़ किया जाता है। स्पेशली टेलर्स इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया कोट, जो लड़कों का आपके कोट पैंट आपने देखा है बनता है, उसमें बहुत सारे आपके कॉलर और पता नहीं क्या क्या सब होल्ड करके रखना होता है, तो वो वहाँ पर डायगोनल बास्टिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। एक तो मैं पहली बार ये चीज़ पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सही समझा सकूँ। कच्चा टाका क्या है, अस्थायी टाका क्या है, हाथ से लगने वाली सिलाई के टाके हैं ये, जो कि आपके टेम्परेरी लगाए जाते हैं कपड़े को होल्ड करने के लिए, ठीक है। और ये कब निकाल दिए जाते हैं, जब आप कपड़े के ऊपर पक्की सिलाई कर देते हैं, परमानेंट स्टिच कर देते हैं, तभी आपके निकाल दिए जाते हैं। कितने प्रकार से होती है बास्टिंग? इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग आपने देखी। इवन बास्टिंग आपने देखा सम कच्चा टाका, जहाँ पर आप इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल साइज के टांके लगाते हैं, ठीक है, निश्चित दूरी होती है, तो ऐसे टांकों को हम इवन टैकिंग कहते हैं या इवन बास्टिंग बोलते हैं। और ये क्या हो सकता है, ये आपने जो बहुत स्लीपरी फैब्रिक है आपका, उसको जोड़ने के लिए आपने उसको एक जगह होल्ड करने के लिए आपने लगा दिया। अनइवन में क्या है, जल्दी बल्दी आपने टांके लगा दिए, यहाँ पर स्टिच जो है वो एक जैसी नहीं आती, या बोल सकते हैं जो स्टिच की लेंथ है वो सेम हो सकती है, डिस्टेंस सेम नहीं होगा, ठीक है, दूरी कहीं कम कहीं ज़्यादा, ऐसी आपको अनइवन बास्टिंग बोलते हैं। अनइवन का मतलब ये असम कच्चा टाका है ना, एक जैसी नहीं है, समान नहीं है आपकी बास्टिंग। थर्ड हमने पढ़ी डायगोनल बास्टिंग। डायगोनल बास्टिंग जहाँ पर आप डायगोनली लगाते हैं, डायगोनली टांकों को लगाते हैं। ये कब लगाते हैं, जब मल्टीपल लेयर्स को आपस में जोड़ना होता है। मल्टीपल लेयर्स को आपस में आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। इसे टेलर बास्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेलर्स स्पेशली इसका यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट होती है आपके स्लिप बास्टिंग। ये भी आपके कच्चा टाका है, अस्थायी टाके हैं, बास्टिंग का ही टाइप है, इसको बोलते हैं आपके स्लिप बास्टिंग। स्लिप बास्टिंग में क्या होता है, जो फोल्ड पीसेस ऑफ फैब्रिक होते हैं, फोल्ड पीसेस जहाँ पर आप फोल्ड चाहते हैं वहाँ पर आप जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये सिलाई जो है आपकी दिखाई नहीं देती। देखिए दो फैब्रिक को आपस में फोल्ड करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से सिलाई मारते हैं, फिर ये जो सिलाई है आपके ये दिखाई नहीं देती, ठीक है। प्रॉपर फिटिंग देने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इस स्टिच का आप यूज़ करते हैं। स्लीव्स पर, शोल्डर लाइन पर जो भी कर्व्ड एरिया होते हैं उनको आपस में, अगर आप मान लो स्लीव्स लगा रहे हो तो अंदर से आप स्लीव्स लगाते हो, तो यहाँ पर आप फिटिंग वगैरह चेक करने के लिए स्लिप बास्टिंग का यूज़ कर सकते हो। ये आपको दिखाई नहीं देती और जितने भी कर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस स्टिच का यूज़ कर सकते हैं स्लिप बास्टिंग का। फोल्ड पीस ऑफ फैब्रिक को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तब, जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर जैसे स्लीप जोड़ रहे हैं आप, आस्तीन जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपके एक टाइप और होता है बास्टिंग में या टैकिंग में, जिसको बोलते हैं आपके पिन बास्टिंग। ये देखिए आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, कितनी सारी पिन्स लगाई हुई हैं, पूरे फैब्रिक पर पिन लगाई हुई हैं। पिन बास्टिंग का यूज़ स्पेशली क्विल्ट बनाने में किया जाता है। क्विल्ट मतलब रजाई। आपने कभी रजाई बनते हुए देखी हो तो वो इतनी बड़ी होती है, एक तो वो बहुत बड़े एरिया में होती है रजाई, काफ़ी बड़ी होती है आपकी, और उसको जो है उसको इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उस पर कच्ची सिलाई हाथ से लगा सकें, इवन बास्टिंग कर सकें, अनइवन बास्टिंग कर सकें। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पिन से जो है इस तरीके से पिन लगा के, सेफ्टी पिन लगा के या पिन्स लगा कर जो है मल्टीपल लेयर्स को होल्ड कर लिया जाता है, क्योंकि रजाई आपकी काफ़ी अच्छी खासी मोटी होती है ना। तो स्पेशली क्विल्ट बनाने के लिए जो है आपके पिन बास्टिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें भी कई सारी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो वहाँ पर आप अनइवन बास्टिंग या डायगोनल बास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा होता है। एरिया मतलब बहुत बड़ी होती है रजाई, आपने देखी होगी। तो ऐसी जगह पर आपके पिन बास्टिंग का यूज़ किया जाता है। ये एक रजाई का ही डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको बोलते हैं आपके पिन बास्टिंग। क्या बोलते हैं, पिन बास्टिंग, ठीक है, समझ में आ गया।
सेफ्टी पिन से आपने मल्टीपल लेयर्स को होल्ड कर लिया है। रजाई क्विल्ट को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें जो भी सिलाई मारनी होती है वो आपके मार लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला आपने अस्थायी टाँके में प्रकार देखा, अस्थायी टाँका जिसे हम टेम्परेरी स्टिच बोलते हैं। टेम्परेरी स्टिच में सबसे पहला टाइप आपने देखा बास्टिंग स्टिच, जिसे हम बोलते हैं कच्चा टाँका। कच्चा टाँका कई तरीके से लगा सकते हैं, इवन, अनइवन, डायगोनल, स्लिप और पिन बास्टिंग। क्लियर। दूसरा टाइप होता है स्टूडेंट थ्रेड मार्क। थ्रेड मार्क क्या होता है? जब कपड़ों पर आप कोई भी ऐसा कपड़ा है जिसके ऊपर आप ये जो आपके मिल्टन चौक है या कोई भी मार्क आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तब जो है आप क्या करते हो, सिलाई मार लेते हो। और सिलाई एक मार के जो है, जैसे आपने देखा होगा ना, हमेशा फैब्रिक बनाने के लिए चौक वगैरह का यूज़ करते हैं, निशान मार लेते हैं, लेकिन कभी कभी किसी किसी फैब्रिक पे जो है मार्क मतलब चौक वगैरह से मार्क नहीं लगाते, तो वहाँ पर हम थ्रेड मार्क लगाते हैं। थ्रेड मतलब धागे से मार्क करते हो आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है और आपको कुछ भी डिज़ाइन चाहिए, तो आपने थ्रेड से ऐसे ऐसे करके मार्क लगा लिया, ठीक है। थ्रेड से मार्क करना, थ्रेड मार्किंग करना, धागे की सहायता से आपने मार्क लगाया, ना कि आपने मिल्टन चौक का यूज़ किया, टेलर चौक का यूज़ किया, उसका यूज़ नहीं किया, बल्कि धागे से आपने जो है मार्क कर लिया। अब वो कुछ भी हो सकता है कारण कि वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा, उसकी शो ख़राब हो जाएगी, या उस पर निशान आ जाएगा चौक का, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ऐसे पर हम जो थ्रेड मार्किंग कर लेते हैं, इसको भी हम टेम्परेरी स्टिच में डालते हैं। थ्रेड मार्किंग करने के बाद वहाँ पे परमानेंट स्टिच कर दी जाती है और फिर वो थ्रेड मार्क्स हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो कच्चा टाँका लगाने की जो आपकी टेक्निक है, हाथ से सिलाई करने की टेक्निक में जो आपने अस्थायी टेक्निक देखी, उसमें हमने दो टेक्निक्स को देखा है, बास्टिंग और आपके थ्रेड मार्क। बास्टिंग क्या थी? जिसको आप बोलते हैं कच्चा टाँका, जो कई तरीके से लगा सकते हैं आप, इवन बास्टिंग, अनइवन बास्टिंग और डायगोनल, पिन और आपके कौन सी हो गई, स्लिप बास्टिंग, ठीक है। स्लिप बास्टिंग जहाँ पर आपकी सिलाई दिखती नहीं है, बस स्पेशली आपने स्लीव्स वगैरह को लगाने के लिए, जहाँ पर आपको कर्व्ड एरियाज़ में या फिर आप बोल सकते हैं फोल्ड पीसेस को आपस में आपको जोड़ना है, वहाँ पर आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने टाइप देखा थ्रेड मार्क। थ्रेड मार्क जहाँ पर आप ये जो बोलते हैं ना आपके मिल्टन चौक वगैरह का यूज़ नहीं करते कपड़े पर, तो वहाँ पर आप जो है थ्रेड मार्क लगा सकते हैं और थ्रेड मार्क से आप फिर उस भाग को जोड़ सकते हैं सिलाई करके, ठीक है। फिर ये थ्रेड मार्क आप निकाल देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कपड़े पर कच्ची सिलाई से आपने मार्क लगा लिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके आते हैं स्थायी टाँके, जिसे आप बोलते हैं परमानेंट स्टिच। परमानेंट मतलब ये निकाले नहीं जाते हैं, ठीक है, ये आपके निकाले नहीं जाते हैं। हाथ से आप कर सकते हैं इसे, सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट होते हैं, इन्हें फिर आप निकालते नहीं हैं अपने फैब्रिक पर से। जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे हैमिंग के बारे में। हैमिंग तो सबको पता है, सबने की होगी कभी ना कभी, सब जानते हैं। हैमिंग मतलब आपके तुरपाई, ठीक है, जिसे आप तुरपन भी बोलते हैं हैमिंग को। तो हैमिंग क्या है? तुरपन करना बोलते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब आपको एजेस क्लियर करनी होती हैं। फैब्रिक की जो एजेस होती हैं, जो लाइंस होती हैं फैब्रिक की, स्पेशली जो एजेस समझते हैं ना, कपड़े की किनारी, तो कपड़े की किनारी को आपको क्या करना होता है? बिल्कुल क्लियर करना होता है। उन किनारी को आपको जो है अच्छे से फाइन तरीके से क्लियर करना होता है, तब हम हैमिंग का यूज़ करते हैं, तुरपाई का यूज़ करते हैं। और ये एक आपके क्या है? ये आपके एक पक्का टाँका है, परमानेंट स्टिच है, ठीक है। हैमिंग को आपके तुरपन करना भी बोलते हैं, इसको शायद मगजी टाँकी भी बोलते हैं हिंदी में, मगजी टाँकी। क्लियर है, समझ में आ गया? तो हैमिंग आप सबने की होगी, ये कर रहे हैं हैमिंग, ये वाली जो स्टिच हो रही है ये हैमिंग हो रही है, ठीक है। एजेस को क्लियर करने के लिए एजेस पे आपके धागे निकले होते हैं, लाइक आपके शायद साड़ी के पल्लू पे नीचे की तरफ करते हैं ना, तो उसको हैमिंग बोलते हैं, तुरपाई करना, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब हैमिंग भी कई टाइप की हो सकती है आपके, ये इनविजिबल हो सकती है ना, विजिबल हो सकती है, तो वो अलग टाइप है, वो मैं नहीं बता रही, फिलहाल बस हैमिंग बता रही हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा आपके स्थायी टाँके में आता है बटन होल टाँका, बटन होल स्टिच, जिसको आप शायद हिंदी में रजाई टाँका क्या बोलते हैं, ये रजाई टाँका बोलते हैं, रजाई में लगने वाला टाँका बोलते हैं आई थिंक हिंदी में, मुझे इतना पता नहीं है। फिलहाल बटन होल स्टिच होती है, इस तरीके से आप स्टिच करते हैं, लाइक ऐसे ऐसे, ये बटन होल स्टिच होती है। तो बटन होल स्टिच भी जो होती है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मशीन से भी कर सकते हैं आप, हाथ से भी कर सकते हैं, है ना। निश्चित आकार देने के लिए, निश्चित फैलाव देने के लिए आप जो है इसको टाँके का प्रयोग करते हैं, ताकि सिलाई आपकी पक्की बनी रहे। तो ये आपके बटन होल स्टिच होती है, ये भी आपके परमानेंट स्टिच का टाइप है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके रनिंग स्टिच।
रनिंग स्टिच आपके बिल्कुल कच्चे टांके की तरह होती है। जैसे आपके कच्चा टांका लगाते हैं, बास्टिंग करते हैं, उसी को हम रनिंग स्टिच भी बोल सकते हैं। कच्चे टांके की तरह ये एक सरल टांका होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों ओर जो है टांके आपके स्थायी होते हैं। ये टांका आपके स्थायी सिलाई में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जिसको आप बोलते हैं रनिंग स्टिच। ठीक है, रनिंग स्टिच आपके परमानेंट स्टिच का टाइप है। सादा टांका बोल सकते हैं आप इसको, और आप इसको बोल सकते हैं कच्चे टांके की तरह कौन सा टांका दिखता है, सरल टांका कौन सा है, तो आपके रनिंग स्टिच है लाइक दिस, इस तरीके से। नीचे और ऊपर दोनों ओर छोटा होता है, बहुत बड़े बड़े टांके नहीं लगते, और ये टांका आपकी हाथ की स्थायी सिलाई में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। परमानेंट स्टिच में अगर आप हाथ से यूज़ कर रहे हो तो रनिंग स्टिच का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। टांके बिल्कुल इक्वल बराबर होते हैं। ठीक है, सरल टांका, सादा टांका के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बैक स्टिच। बैक स्टिच होती है आपकी, बैक स्टिच कौन सी होती है, जिसे आप हाथ की बखिया भी बोलते हो। ये बहुत मजबूत होती है, जिसे आप बखिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपके सुंदर बनाने के लिए, फैब्रिक को, टांके को आपको जोड़ने के लिए, पक्की सिलाई देने के लिए इन टांकों का आप प्रयोग करते हैं। इसे आप बखिया भी बोलते हैं, बैक स्टिच। इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो गैपिंग नहीं होती है, टांके बिल्कुल एक दूसरे से दूसरा टांका जुड़ा रहता है। ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपको रनिंग स्टिच में क्या दिखाई दिया था, रनिंग स्टिच में आपने देखा गैपिंग है बीच में, ये गैपिंग है, ये गैपिंग है, ये गैपिंग है, लेकिन बैक स्टिच में देखिए आप गैपिंग नहीं होती है, एक टांगा दूसरे टांके को पकड़े हुए रहता है। तो ऐसे स्टिच को हम बखिया बोलते हैं, बैक स्टिच बोलते हैं। इसमें आपके एक और रह गई है, उसका मैं डायग्राम लगाना भूल गई, हैरिंग बोन स्टिच होती है। हैरिंग बोन तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख लीजिए, एक हैरिंग बोन स्टिच होती है ना। और भी हो सकती हैं, अब मुझे तो जितनी समझ में आई मैंने आपको बता दी। हैरिंग बोन स्टिच भी आपके परमानेंट स्टिच में आती है। हैरिंग बोन स्टिच क्लियर है, इस तरीके से आपने ऐसे क्रॉस क्रॉस से देखे होंगे, हैरिंग बोन स्टिच इसको बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। हुक एंड आई है, बटन्स है, बटन लगाते हो आप फैब्रिक पे तो वो परमानेंट लगाते हो ना, तो नहीं बटन निकाल के अभी उखाड़ दें या आपको फिर दोबारा आप बटन लगाओगे, तो बटन लगाना भी परमानेंट स्टिच है, काज बनाना भी आपके परमानेंट स्टिच है। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी स्टूडेंट, तो बस यहीं पर आपके ख़त्म होते हैं स्थायी टांके, परमानेंट स्टिच। ये हाथ से लगने वाले आपके टांके हैं, हाथ से लगने वाले हमने टांकों की बात करी है, अस्थायी टांकों की और स्थायी टांकों की। एक बार फिर से आपको क्विक रिवीजन करा देती हूँ बहुत जल्दी से। टांके लगाने, जब हम हाथ से सिलाई की बात करते हैं तो हम हाथ से सिलाई दो प्रकार से कर सकते हैं, टेम्परेरी स्टिच और परमानेंट स्टिच। टेम्परेरी में आप बास्टिंग करते हैं, इसको टैकिंग भी बोलते हैं। बास्टिंग 5 तरीके से हम कर सकते हैं, इवन, अनइवन, डायगोनल, स्लिप और पिन बास्टिंग। इवन जहाँ पर आप सम कच्चा टाका, निश्चित दूरी, निश्चित डिस्टेंस। अनइवन में डिस्टेंस अनइवन हो सकता है, स्टिच अनइवन हो सकती है। डायगोनल, इसको टेलर बास्टिंग भी बोलते हैं। जब मल्टीपल लेयर्स को आपस में होल्ड करना होता है तब हम डायगोनल बास्टिंग कर लेते हैं, ताकि बहुत सारी लेयर्स को आपस में जोड़ कर रख सकें। ठीक है, कच्ची सिलाई करते क्यों है, कच्ची सिलाई करने का मेन पर्पस होता है कपड़े को होल्ड करके रखना, ताकि जब हम पक्की सिलाई करें तो कपड़ा अपनी जगह से भागे नहीं। कच्ची सिलाई बाद में उसको निकाल दी जाती है परमानेंट के बाद। ठीक है, पिन बास्टिंग, पिन बास्टिंग का यूज़ हम रजाई वगैरह बनाने में ही करते हैं, स्पेशली रजाई बनाने में ही पिन बास्टिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हम हाथ से पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे में अनइवन या इवन बास्टिंग कर सकें, तो पिन्स लगा लेते हैं ताकि जो मल्टीपल लेयर्स है रजाई की वो आपके क्या कर रहे, होल्ड कर रहे। अगर हम स्लिप बास्टिंग की बात करते हैं तो स्लिप बास्टिंग आपके जहाँ पर भी आपके कर्व्ड एरियाज हैं या जहाँ आपको फोल्ड चाहिए, दो कपड़ों को आप फोल्ड कर रहे हैं आपस में, वहाँ पर आप स्लिप बास्टिंग का यूज़ करते हैं। ये स्लिप बास्टिंग आपको दिखाई नहीं देती है, यही किसके लिए होती है, सब वही स्पेशली आपको कि प्रॉपर शेप आ जाए आपकी, है ना, प्रॉपर फिटिंग आ जाए, रेगुलेट कर सके, इसलिए इस स्टिच का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक आपके अस्थायी टांकों में और आता है थ्रेड मार्क। कोई भी फैब्रिक जिस पर हम मार्किंग नहीं कर सकते तो हम थ्रेड मार्क मतलब धागे की सहायता से मार्क लगा लेते हैं और फिर हम उस कपड़े को परमानेंट स्टिच कर लेते हैं, उसको थ्रेड मार्क बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी मार्क हो सकता है कि कपड़ा आपका बहुत कॉस्टली है, ज़्यादा उस पर क्या बोल सकते हैं डेकोरेशन है, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा मिल्टन चौक वगैरह का यूज़ करने से। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपके स्थायी टांके जिन्हें हम परमानेंट स्टिच बोलते हैं, जो कि आपकी निकाली नहीं जाती हैं। जैसे हैमिंग, हैमिंग आपके एजेस को, किनारी को, वस्त्र की किनारी को क्लियर करने के लिए, वस्त्र की किनारी को एक जैसा बनाने के लिए आप जो है हैमिंग का यूज़ करते हैं। हैमिंग को हिंदी में तुरपाई बोलते हैं, तुरपन करना बोलते हैं। ठीक है, इस टांके का प्रयोग तभी किया जाता है जब कपड़े से निकलने वाले किनारी को बंद करना हो। इसे मगजी टांका भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपके हैमिंग है, ये है आपके हैमिंग, ये हो रही है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपकी वस्त्र की उल्टी ओर से लगाया जाता है, ये फैब्रिक में आपके उल्टी ओर से लगाया जाता है। ये बुक में लिखा है तो इतना मैंने और बता दिया। फिलहाल हैमिंग सबको पता है, सबने की है। स्थायी टांका में दूसरा टाइप है आपके बटन होल स्टिच। ठीक है, ये आपके बटन होल स्टिच है, समझ में आ गया।
चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, बटन होल स्टिच भी आपके परमानेंट स्टिच में आता है। रनिंग स्टिच सबने की हुई है, जल्दी में आपको करना है। सरल टाका, सादा टाका भी बोलते हैं। बैक स्टिच जिसको आप बखिया बोलते हैं, इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो टाँके होते हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करके रखते हैं। इसके अलावा हैरिंग बोन स्टिच हो सकती है, बटन लगाना हो सकता है, काज बनाना हो सकता है, ये सब आपके परमानेंट स्टिच में आता है। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टिच का इतना ही था मुझे पढ़ाना आपको ये टॉपिक, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर मैं आपको सिलाई मशीन से लगने वाले टाँकों की बात करूँगी, जो कि आपके होते हैं क्लास 100, क्लास 300, 400 करके, उसकी बात हम कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर आप सिलाई मशीन से भी, इन टाँकों को क्या आप सिलाई मशीन से नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप परमानेंट स्टिच को सिलाई मशीन से लगा सकते हैं, आप सिलाई मशीन का यूज़ करके भी लगा सकते हैं। ये तो हमने हाथ से लगने वाले सिलाई मशीन की बात करी है, हाथ से लगने वाले टाँकों की बात करी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना ध्यान रखिए, ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।